हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे मानव जनन का अध्याय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव जनन में मादा जननांग के बारे में। नर वाला हिस्सा हम पहले कर चुके हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? मादा जननांग के बारे में। जब हम बात करते हैं मादा जननांग की, तो मादा जननांग की स्थिति कैसी है, क्या है, ये आप लोग जब देखोगे, तुलनात्मक अध्ययन जब आप करेंगे, तो नर जननांग की अपेक्षा मादा जननांग की संरचना बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जैसे नर जननांग के अंदर, जिस हिसाब से नर जननांग के अंदर युग्मक जनन हो रहा था, युग्मक जनन की प्रक्रिया भी बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब नर व मादा के अंदर लैंगिक रूप से बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। इसीलिए तो हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया था बेटा कि हमें क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। बात किया था बच्चे हम लोगों ने। हम इस कहानी को सीखते हैं क्योंकि हमने अब नर का पूरा भाग पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया। कहां पे युग्मक जनन होता है, कैसे होता है, कौन सी चीज कहां पे क्या कर रही है, ये सारी कहानी हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या देखना है? अब हम जब स्पेसिफिकली देख रहे हैं मादा जननांग के बारे में, तो मादा के अंदर कहां पे कैसे जननांगों का विन्यास है, कहां पे कौन है और क्या कर रहा है, ये कहानी हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं नर जनन में मानव जनन में मादा जननांग की संरचना। जब हम मादा की बात करते हैं, हमें क्या पढ़ना है आज? आज हमें पढ़ना बच्चे मादा जननांग। जिस प्रकार से हमने नर जननांग को पढ़ा, नर के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि नर के अंदर कुछ ऑर्गन, उसके जो जननांग थे, उसके कुछ अंग कैसे थे नर के अंदर? वो थे प्राथमिक अंग। कुछ अंग कैसे थे? द्वितीयक अंग। और साथ में थी कुछ सहायक ग्रंथियां। वो पैटर्न यहां पे भी है। मादा के अंदर भी कुछ पाए जाएंगे प्राथमिक जननांग, कुछ पाए जाएंगे द्वितीयक जननांग, और मादा के भीतर भी कुछ सहायक ग्रंथियां होंगी। ये बात समझ में आया? तो यहां पे जब आप नर जननांग पढ़ रहे हैं या मादा जननांग पढ़ रहे हैं, यहां पे एक चीज बिल्कुल कंफर्म है कि मादा के अंदर प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग, ठीक वैसे ही जैसे कहां पे थे नर के अंदर, और सहायक ग्रंथियां यहां पर भी होंगी। यस और नो बच्चों? यहां पे भी होंगी। तो अगर हमने जैसे नर पढ़ा था वैसे ही मादा को पढ़ ले। एक बार प्राथमिक पढ़ ले, एक बार द्वितीयक पढ़ ले, एक बार सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ ले, तो नर का भी हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? जिस प्रकार से मानव नर के अंदर जो जननांग था, वो जननांग था वृषण, वैसे मादा के अंदर जो प्राथमिक जननांग है वो होता है अंडाशय। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है अंडाशय। क्लियर है? जैसे वहां पे था कि वृषण के अंदर क्या होगा, हमने बोला था कि जो भी प्राथमिक ऑर्गन होगा, जो भी प्राथमिक जननांग होगा, उसके अंदर दो चीजें चलेंगी। एक तो उस नर हो या मादा, उसके अंदर जो लैंगिक हार्मोन बनेंगे, जो सेक्सुअल हार्मोन, तो यहां पे भी क्या होगा? पहला क्या होगा? लैंगिक हार्मोन्स का स्राव होगा। क्या होगा बच्चे? लैंगिक हार्मोन्स का स्राव होगा। और दूसरा यहां पे क्या होगा? दूसरा यहां पे होगा इसी अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा है प्राथमिक वही होगा जहां पे क्या हो? युग्मक जनन हो। यहीं पे युग्मक जनन चलेगी। मतलब यही इसी अंडाशय के अंदर युग्मक जनन की प्रक्रिया से यहाँ पे मादा युग्मक का निर्माण होगा। क्या होगा बच्चे? मादा युग्मक का निर्माण होगा।
ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे जब हम प्राथमिक अंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यही सीखते हैं, पहले देखते हैं प्राथमिक अंग, है ना, पहले डिटेल में। लेकिन एक सवाल फिर आता है दिमाग में कि यार हमने जब बात किया था पहले नर के अंदर, तो नर के अंदर हमने क्या क्या बातें की? नर के अंदर हमने बातें की कि नर के अंदर जब भी आप देखते हैं जननांग को, तो नर में दो चीजें चल रही हैं। नर में क्या हो रही हैं? दो चीजें चल रही हैं। एक पहला कि नर के अंदर जो उसका जननेंद्री है, मानव की जननेंद्री, वो है उदर के निचले भाग पे, यस और नो, वो उदरीय भाग में है, और वृषण जो है उदरीय भाग के बाहर है। तो शुक्राणु नर के अंदर बनते थे उदरीय भाग के बाहर, और यहां से शुक्राणुओं को लेके जाना पड़ता था जननेंद्रिय तक, जहां से वो विमोचित होंगे, यस और नो, जहां से उनका क्या होगा? विमोचन होगा। यहां पे मादा के अंदर कहानी थोड़ी सी अलग है। मादा के अंदर जो सहायक अंग हैं, वो सहायक अंग की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि मादा के अंदर तो उदर भाग के बाहर कुछ भी नहीं है ना। हम लोग यही सोचेंगे ना कि उदर भाग के बाहर, भाई नर के अंदर जो वृषण था वो उदरी भाग के बाहर था, और वृषण के उसको नलिका के द्वारा हमें पहुंचाना पड़ता था जननेंद्रिय तक, यस और नो। वृषण से कहां तक पहुंचाना था? जननेंद्रिय तक पहुंचाना पड़ता था। यहां पे क्या ऐसा है? नहीं, यहां पे ऐसा नहीं है, यस और नो, यहां पे ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन है। यहां पे दोनों जो प्राथमिक और द्वितीयक हैं, मादा के अंदर जो प्राथमिक और द्वितीयक हैं, ये दोनों जननांग ये दोनों ही प्राथमिक और द्वितीयक, ये दोनों ही कहां पाए जाते हैं? उदरीय भाग में। ये कहां पाए जाते हैं? उदरीय भाग में स्थित होते हैं। आप देखो कितनी बढ़िया सी बात है, ये दोनों के दोनों कहां हैं? उदरीय भाग में हैं। तो हम सोचेंगे कि यार जब दोनों उदरीय भाग में ही हैं, तब हमें क्यों आवश्यकता पड़ गई भाई? अगर दोनों चीजें उदरी भाग में, तो हमें आवश्यकता पड़े ही क्यों? किस चीज की? जब दोनों संरचनाएं उदरी भाग में हैं, तो हमें आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए थी सहायक। लेकिन ऐसा है कि उदरीय भाग में होते हुए भी अंड कोशिका जहां निकलती है उस स्थान में, और जहां पे निषेचन होना है, जहां पे मादा के अंदर गर्भाधान होना है, गर्भधारण होना है, उन जगहों में अंतर है। क्या है? उन जगहों में अंतर है। और सीधी सीधी बात है यार, अंड कोशिका निकलती कहीं और है और उसका निषेचन कहीं और होता है। तो अंड कोशिका को वहां से उस जगह तक तो पहुंचाना पड़ेगा जहां पर निषेचन हो। तो अंड कोशिका को निषेचन की जगह तक पहुंचाने के लिए नलिका चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पे जब भ्रूणीय विकास होगा, तो उस भ्रूण के गर्भाशय के अंदर धारण होने के लिए भी लेके जाने के लिए नलिका चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में सवाल ये आता है कि सर नर के अंदर हम समझ गए कि हमें चाहिए होगा सहायक जननांग, मादा के अंदर क्यों चाहिए? तो इसका जवाब यही है कि मादा के अंदर अंड कोशिका के निकलने का स्थान, मादा के अंदर अंड कोशिका के निकलने का स्थान और वहां निषेचन और गर्भधारण का स्थान अलग अलग है। इसलिए हमें पहले अंड कोशिका को और फिर निषेचित अंड कोशिका को लेके जाने के लिए सहायक जननांगों की आवश्यकता पड़ती है। यस और नो? तो पहले इस सवाल का जवाब आ गया कि भाई यहां पे तो दोनों उदरी भाग में स्थित होते हैं, तो सहायक जननांग क्यों चाहिए, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग सीखते हैं प्राथमिक संरचना के बारे में कि भाई प्राथमिक संरचना क्या है। जब हम यहाँ पे प्राथमिक संरचना देखते हैं, तो नर के अंदर जो प्राथमिक संरचना बनती है वो कुछ ऐसी है। सॉरी, मादा के अंदर जरा देखिए, इसका प्राथमिक जननांग क्या है? इसका प्राथमिक जननांग होता है अंडाशय। इसका प्राथमिक जननांग क्या होता है? अंडाशय होता है। जब हम अंडाशय देखते हैं तो मादा के भीतर एक जोड़ी
मादा के भीतर क्या पाया जाता है? एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, 1 पेयर। एक जोड़ी अंडाशय है मादा के भीतर। कहां पे? उदरीय भाग में। अंडाशय निचले उदरीय भाग में स्थित होता है। कहां स्थित होता है? निचले उदरीय भाग में। अंडाशय कहां होता है? निचले उदरी भाग में स्थित होता है। क्लियर बच्चे? एक जोड़ी यहाँ पे निचले उदरी भाग में प्रेजेंट होते हैं। अब उदरी भाग के अंदर इसकी स्थिति क्या है, इसको जरा समझते हैं। जब हम देखते हैं तो मादा जननांग की संरचना कुछ ऐसी है। आपको दिखाता हूं कि मादा के प्राथमिक जननांग की संरचना कैसी है। इस तरीके से ये एक बड़ा सा लार्जर पोर्शन जो दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। इसके सबसे बाहर होगी फाइब्रस टिश्यू की लेयर जो आपको दिख रही है। इसके अंदर मांसल, इसके अंदर एक मोटी सी मस्कुलर लेयर होती है, मांसल परत होती है, और सबसे अंदर कुछ इस तरीके से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है। देखो बिल्कुल पैक पैक सा दिखाया है, रीजन है इसका। इसके नीचे ना ठीक पहले दिखा दें, तब तो आपको नाम बताने में अच्छा भी लगेगा। नाम बताऊं, आपको समझ नहीं आया क्या चल क्या रहा है। इसके ठीक नीचे ये जो संरचना दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग ग्रीवा, इसे हम लोग बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे पाया जाता है एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर, कौन सा कलर विजिबल हो, जहाँ पे लेंस शेप ओपनिंग होती है। कुछ इस प्रकार की संरचना दिख रहा है। ये है मादा जननांग। ये क्या है बच्चे? मादा जननांग जो मैंने बनाया है, ये मादा जननांग है। जब हम मादा जननांग को पढ़ते हैं, जरा आइए, हमने जहाँ पढ़ रहे थे एक जोड़ी, हमने क्या किया कि भाई एक जोड़ी उदरी भाग में स्थित होता है अंडाशय। क्लियर? इस अंडाशय को लेने के लिए जो प्राथमिक जननांग है वो अंडाशय है। इस अंडाशय को जब हम देख रहे हैं तो अंडाशय कहाँ है? ये रहा अंडाशय, यहां पे। ये इस जगह पे पाया जाता है अंडाशय। क्या पाया जाता है बच्चे? अंडाशय। यहाँ पे ये हमारे श्रोणि मेखला में, निचले उदरी भाग में श्रोणि मेखला के भीतर एक खाली कैविटी में, एक खाली गुहा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय इस तरीके से पाए जाते हैं। वो अंडाशय के उदरी भाग में मैं ये भी लिख देता हूं, अंडाशय
श्रोणि मेखला के भीतर एक खाली गुहा में उपस्थित होता है। कहां पर है? खाली गुहा में उपस्थित होता है। होगा क्या? जब ये खाली गुहा में है तो इसका स्ट्रक्चर हम जब भी देखेंगे तो हमें क्या दिखने वाला है? जब हमने क्या बोला, ये खाली गुहा में उपस्थित है, जब हम इसको खाली गुहा को देखते हैं, इस वाली जगह को, तो इसे बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। ये जो दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल स्पेस। लेकिन यहाँ पे ये खाली गुहा के अंदर भी ये थोड़े से इस खाली गुहा के अंदर भी ये स्नायुओं के द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा ये गुहा के ऊपरी भाग और अंडाशय जो है गुहा के ऊपरी भाग और गर्भाशय के बाहरी दीवार से, देखो गुहा के ऊपरी भाग इस जगह से और गर्भाशय के जो साइड में है गर्भाशय के दीवार से ऐसे स्नायुओं के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा? स्नायु। ये क्या है? ये स्नायु है बेटा, स्नायु के द्वारा जुड़ा होता है। तो लिखेंगे इसको भी, आपकी पुस्तक में लिख रखा है कि श्रोणि मेखला में गुहा में उपस्थित होता है यह स्नायुओं के द्वारा, मतलब लिगामेंट्स, ये स्नायुओं के द्वारा आंतरिक गुहा जो क्या है? पेरिटोनियल गुहा, पेरिटोनियल गुहा व आंतरिक गुहा व आंतरिक गुहा व गर्भाशय की दीवार से जुड़ा व गुहा में स्थित होता है। जुड़ा हुआ है और वहां गुहा के अंदर क्या होता है? स्थित होता है, वहां पे बैठा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? गुहा के अंदर स्थित है और जुड़ गया है किससे? स्नायु के द्वारा। इसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्थित है ये अंडाशय। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? मेनली अंडाशय। प्राथमिक अंग है तो प्राथमिक अंग से सीधी सी बात है कि यहाँ से क्या निकलेगा? प्राथमिक अंग से क्या निकलेगा? वहां से अंड कोशिका निकलेगी। यहाँ से अंड कोशिका रिलीज होती है। अभी मैंने बताया ही है, इसको हम बोल दे रहे हैं अंड कोशिका। यहाँ पे भी बना दें। यहाँ से ये अंड कोशिका निकली और ये निकली हुई अंड कोशिका ये यहाँ से एंटर करके ऐसे जाती है इधर की तरफ। आ रहा है समझ में? तो इसको इधर लेके जाने के लिए जो चाहिए उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सहायक अंग। मतलब सीधी सी बात है कि हमने क्या कर रखा है? हमने ये बात तो कर ली कि इसमें प्राथमिक अंग में अंडाशय हो गया, इसके अंदर क्या है? द्वितीयक या सहायक अंग है। जब सहायक अंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला, सहायक अंगों में एक बड़ा सा पाइप है जिसे हम बोलते हैं डिंब वाहिनी। क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी, या इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो सहायक अंग में है वो किसका है? फैलोपियन नलिका का। फैलोपियन नलिका के साथ साथ यहाँ पे पाया जाता है गर्भाशय
सर्विक्स, योनि। और क्या पाया जाता है बच्चे? योनि पाया जाता है। ये सब सहायक अंग हैं, सेकेंडरी। यस और नो? योनि के अलावा यहाँ पे हाइमन, क्लिटोरिस, और ऐसे ऑर्गन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा लघु प्रकोष्ठ, दीर्घ प्रकोष्ठ आदि, ये सब क्या है? ये द्वितीयक अंग है। ये द्वितीयक अंग है, ये भी पाए जाते हैं, इसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो हम जब भी ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो क्या हमने जब ये संरचना बनाया, तो क्या हमने इस संरचना में बच्चे, इस स्ट्रक्चर में जब हमने ये बनाया है, ड्रॉ किया है, क्या हमने इसमें दिखाया है बाकी सभी संरचनाओं को? लघु प्रकोष्ठ, दीर्घ प्रकोष्ठ नहीं। क्यों? बता रहा हूं। प्राथमिक जननांग पेरिटोनियल गुहा में उपस्थित है। प्राथमिक जननांग का है, पेरिटोनियल गुहा में उपस्थित है। द्वितीयक जननांग या द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग के कुछ हिस्से द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग के कुछ हिस्से उदरी भाग में शरीर के अंदर तथा कुछ हिस्से शरीर के बाहर पाए जाते हैं। कुछ हिस्से कहाँ हैं? शरीर के अंदर हैं, और कुछ हिस्से शरीर के बाहर पाए जाते हैं। इस आधार पर सहायक अंगों को दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांट, सहायक अंगों को कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आंतरिक जननांग, दूसरा बाह्य जननांग। दो हिस्से हो गए इसके, जो अंदर है वो हो गया आंतरिक, जो बाहर है वो क्या हो गया? बाह्य। देखो अंदर वाले में क्या क्या है, अंदर वाले में है आपका एक संरचना तो आपने बना लिया, अंडाशय। हम अभी सहायक अंगों की बात करें, अंडाशय अंदर है, हमने पढ़ लिया। अंडाशय के अलावा हम बोलते हैं डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी में तीन हिस्से होते हैं बच्चे, तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है, जो सबसे पहले पाया जाता है, उसे बोलते हैं आप इनफंडिबुलम।
दूसरा हिस्सा होता है इसका एम्पुला, और तीसरा हिस्सा होता है इसका इस्थमस। ये तीन नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अभी हम देखेंगे भी। ये तीन संरचनाएं बहुत अच्छे से याद रखिएगा आंतरिक में, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ये कहाँ पाए जाते हैं? अंदर। अंदर मेनली कौन? डिम्ब वाहिनी हमने बनाया उसी के। दूसरा, इस डिम्ब वाहिनी के बाद आगे आके आता है गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, या इसे को आप सर्विक्स भी बोल देते हैं। इसी को आप सर्विक्स भी बोल देते हैं। चौथा, यूनी। ये जो हिस्से हैं, चार हिस्से, ये आंतरिक सहायक जननांग है जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। बाह्य की बात करूं तो बाह्य जननांग में भगोष्ठ, कौन? लघु भगोष्ठ, बृहद भगोष्ठ, दोनों भगोष्ठ। भगोष्ठ के अलावा, इन भगोष्ठ के अलावा यहाँ पे और भी संरचना है, जैसे क्लेटोरिस, जघन शैल, यहाँ पे बाल पाए जाते हैं महिलाओं के अंदर। जननांगों में, उनके शरीर के बाहर एक ऐसा हिस्सा है उदरी भाग में जहाँ बहुत घने बाल पाए जाते हैं, जघन शैल, क्लेटोरिस। ये जो संरचनाएं हैं ये बाहर के, ये क्या है? बाहर। यहाँ पे हम एक छेद लिखेंगे जिस छेद को हम बोलते हैं हाइमन। हाइमन के बाहर का जो भी है, देखो मैं आपको ना ये स्ट्रक्चर दिखाता हूं, अब आपको समझ में आएगा। हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है बच्चे, ये हमने बनाया आंतरिक में। आंतरिक में भी हमने अंड कोशिका को दिखा दिया, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे आंतरिक जननांग। हाँ, अब मादा पुरुष नहीं लिखा है, समझ जाना, ये पुरुष का तो है नहीं, ये मादा का ही हम पढ़ रहे हैं, है ना, आंतरिक। तो यहाँ पे मैं सबकी पोजीशन दिखा देता हूँ। पोजीशन देख लेते हैं, कहाँ पे कौन है, क्या कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले जरा समझना बच्चों एक एक संरचना को। जब हम इसे देखते हैं तो ये अंडाशय तो हमें पता चल ही गया, इसको भी मेंशन ही कर लें साथ ही साथ। ये हो गया हमारा अंडाशय, यहाँ पे नहीं करते अंडाशय, अंडाशय को उधर कर देते हैं, है ना, ये हम यूज कर लेंगे किसी चीज में। अंडाशय की संरचना को हम इधर दिखा लेते हैं। ये हो गया अंडाशय, अंडाशय हो गया, स्नायु हो गया। इनके अलावा बाकी जब हम संरचनाओं को देखते हैं तो क्या सीन है, जरा देखिए। ये जो है, इस अंडाशय के ठीक बाहर एक कर्व नलिका दिख रही है, दोनों तरफ एक कर्व नलिका दिख रही है। ये नलिका जो मैं बना रहा हूं, इसी नलिका की बात कर रहा हूं। अब तो बेस भी बना है, कहां तक आना है। ये जो नलिका है ना बेटा, ये इसी नलिका की बात कर रहे हैं। ऐसी ये जो नलिका है बच्चे, ये वाली अंडाशय तो देख लिया, इस नलिका को हम बोलते हैं डिंब वाहिनी। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम डिंब वाहिनी, या इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। हिंदी इसी को हम क्या बोल देते हैं? फैलोपियन नलिका।
क्या है ये? फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? ये फैलोपियन नलिका बन गई, फैलोपियन ट्यूब बन गई। इस ट्यूब में 3 हिस्से, इस ट्यूब के अंदर कितने? 3 हिस्से। हमने पहले भी बात कर रखा है। पहले सबसे पहले वाले भाग को क्या बोला है? सबसे पहले वाले भाग को इनफंडिबुलम या इसे कीपक बोलते हैं। ठीक आगे की तरफ, डिंब वाहिनी के ठीक आगे का हिस्सा एक चौड़ा सा कीपनुमा संरचना होती है, जिसे हम कीपक या इनफंडिबुलम बोलते हैं। इस कीपक के ठीक पीछे एक थोड़ा चौड़ा और मोटा भाग होता है, जिसे हम एम्पुला या तुम्बक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पुला या तुम्बक बोलते हैं इसके पीछे। और सबसे लास्ट में एक संकीर्ण रास्ता होता है जो गर्भाशय की तरफ आता है, इसे हम इस्थमस बोलते हैं। ये 3 भाग किसके हो गए? ये 3 भाग किसके हो गए? डिंब वाहिनी के ओविडक्ट के, फैलोपियन ट्यूब के। क्लियर है बच्चे? इसके आगे जब हम जैसे जाते हैं, यहां से डिंब वाहिनी जहां पे खत्म हुई, जनरली ये डिंब वाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। जिसमें 3 हिस्से हो गए। सबसे आगे कीपनुमा संरचना, जिसे कीपक बोल रहे हैं, उसके आगे चौड़ा हिस्सा तुम्बक बोला जा रहा है, और उसके आगे सबसे आगे क्या हो गया? सबसे आगे की तरफ आ गया इस्थमस, एक संकीर्ण नलिका। देखिए यहां पे बने हुए अंड कोशिका को इसके द्वारा ही लेके जाया जाता है। तो जब अंड कोशिका यहां निकलेगी तो अंड कोशिका निकलती है उदरीय पेरिटोनियम गुहा के अंदर। तो उस गुहा से अंड कोशिका को इस पाइप के अंदर लेना पड़ता है। गुहा से पाइप के अंदर अंड कोशिका को लेने के लिए इस कीपक के ऊपर उंगली जैसी संरचनाएं दिख रही है, मैंने बना रखा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इन उंगली जैसी संरचनाओं को हम बोलते हैं फिम्बरी या झालरी। इन्हें क्या बोलते हैं? फिम्बरी या झालरी बोलते हैं। देखना बच्चे, ये जो संरचना है इसे हम बोलते हैं फिम्बरी या झालरी। ये फिम्बरी या झालरी ऐसे उंगली घुमा घुमा के, आपका ध्यान किधर है? डिंब वाहिनी इधर है, आपका ध्यान किधर है? डिंब वाहिनी इधर है, ये बोल के वो अंड कोशिका जो वहां पे निकली है उसको इस पाइप के अंदर ले लेती है। और इस पाइप के अंदर अंड कोशिका एक बार आके इस तरीके से मूव करके आगे जाने लगती है। क्यों जाने लगती है? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अगर आप लोगों ने 11th क्लास में एनिमल टिश्यू अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद है फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब यहाँ पे कशाभिका पाई जाती है ना? कशाभिका पाई जाती है। वो कशाभिका की वजह से ये आगे की तरफ होगा। कशाभिका या पश्चिमाभिका? सिलिया फ्लैजिला, सिलिएटेड बेटा, सिलिया वाला है ना, सिलिएटेड सेल की लेयर होती है जो इसको धक्का मार के इधर लेके आती है। आपको एक बात और बता देते हैं, यहीं पे करते करते, यहीं पे चलते चलते एक बात और बता देते हैं, अच्छा रहेगा कि ये जो भाग है एम्पुला, इस एम्पुला के अंदर निषेचन होता है। जो अंड कोशिका के निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? इस एम्पुला के अंदर। सोचिए अंड कोशिका निकली यहाँ पे, यस और नो? ये शुरुआत वाला भाग इसका ये हो गया आपका कीपक, ये हो गया तुम्बक और तीसरा हिस्सा, और वो निकल के यहाँ से फर्टिलाइजेशन इसका यहाँ होगा कहीं यहाँ पे। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इसको लेके जाना पड़ेगा ना, फर्टिलाइजेशन वहां होना तो इसको लेके जाना पड़ेगा, और लेके जाने के लिए सहायक नलिका चाहिए ना, वही है ये सहायक नलिका। समझ में आया बच्चे? इसके ठीक आगे क्या आ जाता है? इसके ठीक आगे आ जाता है गर्भाशय। क्या आ जाता है बच्चे? गर्भाशय। जब हम गर्भाशय को देखते हैं तो गर्भाशय सबसे बाहर के तरफ एक मोटी व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ है। फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ है। क्लियर बच्चे? और बीच में, इनके बीच में फाइब्रस टिश्यू के ठीक आगे एक मोटी मस्कुलर लेयर होती है।
क्या होती है? मोटी मांसल परत पाई जाती है। कौन सा कलर? जो दिखे। ये क्या है? मांसल परत है। ये क्या है? एक मोटी मांसल परत। सबसे बाहर क्या था? सबसे बाहर क्या था? सबसे बाहर है बाह्य परत। बीच में जो मांसल हिस्सा है, ये दिख नहीं रहा होगा ना आप लोगों को, विजिबिलिटी पता नहीं कितनी आ रही है, कोई बात नहीं, चलो ले लेते हैं, नाम इससे लिख लेंगे। सबसे अंदर वाला जो है वो भी दिख रहा है। अब बाह्य परत लिख दिए, इससे लिख देता हूँ, ये थोड़ा दिखेगा। ये क्या है? मध्य परत हो गई। और सबसे अंदर के तरफ है आंतरिक परत। सबसे अंदर की तरफ क्या है? आंतरिक परत है। ये 3 परतों की कवरिंग पाई जाती है इस संरचना की जो बीच में है। इस संरचना को हम कहते हैं गर्भाशय। ये पूरा हिस्सा जो बड़ा सा जो उल्टे नाशपाती की जैसा दिख रहा है, ये क्या है? ये है गर्भाशय। ये 3 परत, जिसमें गर्भाशय की जो सबसे बाहर की परत होती है, जो सबसे बाहर की परत होती है गर्भाशय की, ये बाहर की परत बनी है फाइब्रस संयोजी ऊतक की। फाइब्रस संयोजी ऊतक की बाह्य परत होती है जिसे हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मध्य परत होती है मांसल मस्कुलर संयोजी ऊतक, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। और सबसे अंदर वाली हाईली वैस्कुलर, यहाँ पे पूरी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। यहाँ पे क्या है? ब्लड वेसल्स का पूरा सर्कुलेशन है। यहाँ पे ब्लड 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 ब्लड, इसलिए मैंने रेड बना रखा है। ये ज़्यादा वैस्कुलर होने की वजह से, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं एंडोमेट्रियम। आंतरिक परत को इसे हम बोल देते हैं एंडोमेट्रियम। रक्त संयोजी। यहाँ पे क्या पाया जाता है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हाईली वैस्कुलर होता है। ये हाईली मस्कुलर है, मांस है यहाँ पे ब्लड है, और ये फाइब्रस वजह से बहुत कठोर है, जो इसकी क्या कर रहा है? ओवरऑल कवरिंग बना रहा है। क्लियर बच्चे? और ये तीनों संरचनाएं मिलकर क्या बना रहे हैं? ये तीनों संरचनाएं एक साथ मिलकर क्या बना रहे हैं? ये तीनों संरचनाएं एक साथ मिलकर बना रहे हैं गर्भाशय। किसे बना रहे हैं? ये गर्भाशय को बना रहे हैं। इस संरचना के बाद है ये तीनों परत मिलके जो संरचना बना रहे हैं वो क्या है? वो है गर्भाशय। क्लियर है बच्चे? गर्भाशय के बाद गर्भाशय की एक पतली सी ये हिस्सा है नली के जैसे, जिसे हम गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं या सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गर्भाशय ग्रीवा। ऐसा लगता है कि इस गर्भाशय का क्या है? ये गर्दन है, जिसे आप बोलते हैं सर्विक्स। इसके आगे एक मोटा सा बड़ा, इसके आगे क्या है? एक जगह है बड़ी सी, यहाँ पे दीवार काफी मोटी है और खुरदुरी है, इसे हम बोलते हैं योनि। क्लियर बच्चे? जो योनि एक योनि छिद्र के द्वारा बाहर के तरफ खुलती है। ये योनि क्या करती है? कि योनि छिद्र के द्वारा
महिला शरीर के, मादा शरीर के बाहर की तरफ खुलती है। जब नर वीर्य सेचन करता है, जब नर वीर्य सेचन करता है तो वो इसी छिद्र के अंदर अपनी जननेंद्रिय को डाल के इस जगह पर ही वीर्य का श्रावण करते हैं। ये जगह दिख रही है आपको, इस जगह पे ही क्या करते हैं, यहाँ पे ये वीर्य छोड़ा जाता है। जहां से ये वीर्य इस ग्रीवा नलिका से होते हुए इसके अंदर आएगा और यहाँ से इधर से ही आएगा और ये वीर्य के अंदर उपस्थित शुक्राणु घूमते घूमते यहाँ आएंगे, इधर आकर वो इस जगह पर निषेचन कर लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ से इनको जाना है, यहाँ से इनको आना है। क्लियर बच्चे? एक यहाँ से जाएगा, दूसरा वहां से आएगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका निषेचन हो पाता है। तो ये थी मादा की आंतरिक संरचना। क्लियर बच्चे? स्पष्ट है? ये क्या था? मादा का आंतरिक संरचना था। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर करेंगे आगे की बात। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।